गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का खंड खा पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। आज हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और सबसे खास बात है इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक साल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। विगत वर्ष भी इस चैप्टर का एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए ये चैप्टर जो था पहले हमारा जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों हमारे सिलेबस में थे, परंतु जब ये कोविड-19 महामारी के अंतर्गत इसमें से 30% सिलेबस को जब वो हटाया गया है तो जो प्रकाश का जो परावर्तन है वो हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। इसलिए हम इस चैप्टर के अंतर्गत केवल प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि जब कोई प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण का कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है। ये क्वेश्चन जब हमने पढ़ाया था आपको ये चैप्टर तब बताया था। तो प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो परिवर्तित नहीं होता है। पहला विकल्प दिया गया है तरंग की आवृत्ति, दूसरा दिया है तरंग का तरंगदैर्घ्य, तीसरा दिया है तरंग का वेग और चौथा दिया है तरंग का आयाम। तो कौन सा इसमें गुण है जो परिवर्तित नहीं होता है, आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे। तो प्रकाश की आवृत्ति जो होती है परिवर्तित नहीं होती है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता है। यही पहला जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था यही क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा गुण है जो अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से वही क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक वर्णी प्रकाश वायु से अपवर्तनांक n के माध्यम में अपवर्तित होता है। देखिए जो एक हमारी प्रकाश किरण है कह रहे वो वायु से जाती है और कहाँ जाती है, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में। अर्थात हमने कहा था जिससे जाती है उसके सापेक्ष और जिसमें जाती है उसका अपवर्तनांक। तो वायु से जाती है किसमें, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, अर्थात वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है भाई, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n है। ठीक। सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n है। वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो कितना है, n है। कह रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताइए। आपतित जो प्रकाश किरण पड़ रही है उसकी तरंगदैर्घ्य तथा जो अपवर्तित हो रही उसकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताइए। तो हम लोगों ने देखो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1n2 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम 2 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, माध्यम 2 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ध्यान देना भाई, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अब वो माध्यम 1 क्या है, जिससे प्रकाश किरण जाती है, माध्यम 2 क्या है, जिसमें प्रकाश किरण जाती है। 1 से जाती है और किसमें, 2 में जाती है, अर्थात 1 के सापेक्ष हम 2 का अपवर्तनांक इसे लिख सकते हैं। तो 1n2 कहाँ से जाती है, वायु से जाती है, किसमें जाती है, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, अर्थात 1n2 की वैल्यू कितनी दी है, n। 1n2 की वैल्यू कितनी दी है, 1n2 की जो वैल्यू दी गई है वो n है। माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, अर्थात जिससे आप ये आपतित, माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मतलब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा। माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग, यहाँ पर प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश, इसको बटे 1 लिख सकते हैं। तो लैम्डा अनुपात लैम्डा डैश बराबर कितना हो जाएगा, n/1। अर्थात आपतित तथा अपवर्तित तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना आएगा, n/1। इस आधार पर जो है हमारा सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसी पर आधारित है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। देखिए निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी गई है, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी है 600 नैनोमीटर। कितनी दी है, 600 नैनोमीटर। और ये जो प्रकाश है वो n बराबर 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। कह रहे हैं माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताइए। तो ये लिखा है भाई, माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य था जिससे जाती है, ये क्या है, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
बटे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये किसके बराबर हो जाएगा? माध्यम के अपवर्तनांक। तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा बराबर निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बटे माध्यम का अपवर्तनांक n। तो ये हो जाएगा 600 नैनोमीटर बटे n के स्थान पर 1.5, दशमलव हटाए 0 बढ़ाए 15 चौको 60। ये हमारा आ जाएगा लैम्डा डैश बराबर कितना? 400 नैनोमीटर। अर्थात 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जो प्रकाश की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 400 नैनोमीटर। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। जो ये प्रश्न है ये पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। एक प्रकाश किरण जो है वो निर्वात से कहाँ जाती है? n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है n। कह रहा है अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। जो अपवर्तन कोण है r वो आपतन कोण का क्या है? आधा है। प्रश्नानुसार जो है, ठीक, प्रश्नानुसार हम मान ले भाई, माना आपतन कोण I, आपतन कोण कितना? I, तथा अपवर्तन कोण R है, तथा अपवर्तन कोण कितना है? R है। ठीक, तो प्रश्नानुसार कह रहा है जो R है, R कौन सा कोण है हमारा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण का आधा है, अर्थात 1/2 आपतन कोण। ये प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, तो R की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? R बराबर हो जाएगा I आपतन कोण बटे 2। प्रकाश तो कह रहा है इसमें क्या निकालना है? आपतन कोण की वैल्यू आपको बतानी है, आपतन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने पढ़ा है माध्यम का अपवर्तनांक n दिया है, इसमें हम लगा दें स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाएंगे बेटा, तो स्नेल के नियम से कितना हो जाएगा? स्नेल के नियम से n बराबर कितना होगा? साइन I बटे साइन R। स्नेल के नियम से कितना होगा? साइन I बटे साइन R, जहां I है आपतन कोण और R कौन सा है? अपवर्तन कोण। अब देखिए यहां से n बराबर साइन I के स्थान पर I रखेंगे और बेटा देखो R अपवर्तन कोण के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? I/2। ये हो जाएगा हमारा साइन I/2। ठीक, ये लिख सकते हैं। ध्यान देना भाई, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साइन 2 थीटा है वो किसके बराबर होता है? हमारा जो साइन 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अर्थात यहाँ से जितना एंगल होता है जस्ट उसका आधा हो जाता है। यहाँ 2 थीटा था तो 2 थीटा का आधा कितना हुआ? थीटा हुआ। यहाँ से हमारा साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा का आधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो n बराबर साइन, देखो I के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2 बटे साइन I/2। देखो साइन I/2 से साइन I/2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना बचेगा? n बराबर 2 कॉस I/2। ये 2 इधर बटे में आ जाएगा। n/2 बराबर cos I/2 होगा भाई। ये cos इधर से इनवर्स में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स n/2 बराबर I/2। तो I बराबर ये 2 इधर आ जाएगा तो I बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2। तो जो आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण I बराबर कितना होगा? 2 cos इनवर्स n/2। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न दिया गया है। ये भाई बल्ब आज बहुत दिक्कत कर रहा है, बार बार बंद हो रहा है, इसको भी गर्मी लग गई है शायद। क्वेश्चन दिया गया है 10, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल दी गई। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से दर्शाते हैं। वायु में प्रकाश की चाल है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसे जल्दी जल्दी लगा रहे हैं भाई। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? c बराबर 3 × 10⁸ प्रति सेकंड। n बराबर कह रहा है 1.5 है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन को हमने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कह रहा है कांच और वायु के जो अपवर्तनांक है वायु के संदर्भ में अर्थात वायु के सापेक्ष जो दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात वायु जिसके सापेक्ष कहता उसे आगे लिखते ANG बराबर 3/2। ठीक, वायु के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक ANW बराबर है 4/3। ठीक, कह रहा है इसमें क्या बताना है, कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में होगा। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG ? ठीक, फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, जो आगे होता है उसको ऊपर लिखते हैं वायु के साथ, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNG बराबर ANG, सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, WNG बराबर क्या लिखेंगे, जो पीछे लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं ANG बटे ANW। ठीक, ये हो जाएगा हमारा WNG बराबर ANG का मान कितना बेटा 3/2 और ये ANW का मान 4/3। ये क्वांटिटी पलटेगी, ये हो जाएगा 3/2, इसका 3 अंश के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 9/8। जो WNG हो जाएगा, WNG का मान होगा 9/8। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। 12 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर दिया गया है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर दिया है 5/2। हमें निकालना क्या है, यहाँ से कह रहा है निकालिए कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक WNG की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, कांच से वायु में जाने पर जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से जा रही है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। ठीक, कह रहा है कांच से वायु में जाने पर अर्थात प्रकाश किरण कांच से सघन माध्यम से किस में जा रही, वायु में जा रही। ठीक, हम इसको ये दिया गया है कांच से वायु में अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। हम लोगों ने पढ़ा था क्रांतिक कोण साइन C बराबर होता है GNA हो जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन C बराबर 1/ANG, क्योंकि जिसका भी हम अपवर्तनांक पढ़ते हैं, ध्यान देना भाई, जिसका भी अपवर्तनांक पढ़ते हैं जनरली सारी चीज़ें वायु में स्थित होती हैं और सबका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही मापा जाता है। तो कह रहा कांच से वायु में जाने पर किस रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा। हमने आपको बताया था भाई, जिस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, जिस रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, उसके लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो अधिक होता है। जिस रंग का अपवर्तनांक कम होता है उसके लिए क्रांतिक कोण अधिक होता है और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसके लिए क्रांतिक कोण कम होता है। बताया गया था भाई। ठीक, यही तो बताया था कि जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उसके लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू अधिक होगी। तो इसमें रंग दिया गया है आपका कौन सा है, हरा, लाल, बैंगनी और पीला। कह रहे हैं निम्नलिखित रंगों में से किस रंग के लिए जो होगा क्रांतिक कोण क्या होगा भाई, क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम का मतलब कम होगा। तो जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसके लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू कम होगी। तो किसका अपवर्तनांक अधिक है, बैंगनी। तो बैंगनी रंग के लिए जो क्रांतिक कोण होता है इसका मान क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि सघन माध्यम में, कह रहा है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण जो हो, आपतन कोण बराबर हो क्रांतिक कोण के, आपतन कोण बराबर किसके हो, क्रांतिक कोण के। तो कह रहा है बताइए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। ठीक, अगर सघन माध्यम में आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर है, तो कह रहा विरल माध्यम में बताइए आपका अपवर्तन कोण कितना होगा। तो ये हम परिभाषा से ही निकाल लेते हैं। अगर क्या हम लोगों ने क्रांतिक कोण की परिभाषा पढ़ी थी कि अगर सघन माध्यम में बना आपतन कोण जो होता है वह अधिकतम कोण है ना, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वही कोण कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो उस कंडीशन में विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई, दिया गया है कि किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त करता है। क्रांतिक कोण को IC से दर्शाया गया है और IC बराबर है tan इनवर्स 5/7। IC बराबर है tan इनवर्स 5/7। तो कह रहा है सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष होगा। हमें निकालना है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। ठीक, तो विरल माध्यम हम वायु मान ले, सघन माध्यम कांच मान ले, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ANG की। ठीक, ध्यान देना बेटा, यहाँ से IC बराबर tan इनवर्स 5/7, tan इनवर्स को इधर ले आए तो tan IC बराबर हम लिख सकते हैं 5/7। ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, ये सभी हम किस त्रिभुज में लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में। इसलिए हम यहाँ से बना ले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना ले भाई यहाँ से। ठीक, तो जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर कितना होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 5, आधार कितना है 7, तो कर्ण आपका कितना होगा। कर्ण निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से 7 का वर्ग हो जाता है भैया 49, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पढ़ा है ना। तो कर्ण लंब हमारा दिया है 5, 5 का वर्ग प्लस 7, 7 का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग हो जाएगा। तो 25, 7 7 49, 25 9 49, ये हो जाएगा कितना, 9 5 14 के 4, तो 4 2 6 7 74, √74 आएगा। ठीक, √74। तो यहाँ से अगर हम साइन, ये किसके लिए निकाला है, IC के लिए। अब अगर हम यहाँ से साइन IC की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो साइन IC बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा 70, √74। साइन IC बराबर आया हमारा 5/√74। हम लोगों ने पढ़ा है क्रांतिक कोण की परिभाषा से, चूँकि होता क्या है, साइन C बराबर होता है, साइन C IC क्रांतिक कोण है, तो IC बराबर होता है A/ANG, 1/ANG। ANG को इधर ले आए तो कितना हो जाता है, ANG बराबर 1/sin IC। तो ANG बराबर 1/sin, साइन IC का मान देखो बेटा कितना होगा, 5/√74। ये √74 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √74/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा, √74/5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक, लेकिन हमारी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः V1 तथा V2, विरल माध्यम में दिया गया है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल V1, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है V1, तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है V2। ठीक, विरल में V1 है और सघन में कितनी है V2। तो कह रहा है यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः V1 तथा V2 हों तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो तब। ध्यान देना भाई, अगर कह रहा है सघन माध्यम में क्रांतिक कोण कितना हो, C हो तब।
एक बात ध्यान रखना भाई, हमने आपको बताया था कि जैसे हम 1n2 लिखते हैं तो 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात v1/v2 बताया था। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है v1/v2। ओके, तो कह रहा है यदि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c हो तब। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c हो तो कह रहा है देखिए कौन सा विकल्प सही है, v1 बराबर दिया गया है, पहला विकल्प v1 बराबर v2 साइन c सही है। दूसरा विकल्प हमारा कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, v1 बराबर v2 cos c सही है। तीसरा हमारा विकल्प कह रहा है v1 बराबर v2 tan c सही है। या चौथा विकल्प कह रहा है, चौथा विकल्प क्या कह रहा है, v1 बराबर v2 cosec c सही है। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए भाई, क्रांतिक कोण हम चलो विरल माध्यम को वायु मान लें, सघन माध्यम को जी मान लें, ठीक। तो देखो भाई जी, तो यहाँ से अगर हम साइन सी बराबर क्रांतिक कोण की परिभाषा से लिखें तो साइन सी बराबर हम लिखते हैं GNA, अर्थात सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, ये क्रांतिक कोण की परिभाषा से पढ़ा था। देखो 1n2 को हमने कितना लिखा, 1n2 बराबर v1/v2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। तो जी आपका सघन माध्यम है, ए आपका क्या है, विरल माध्यम है। तो यहाँ से देखो हम इतना लिख सकते हैं साइन सी बराबर जी, आगे जी कैसा माध्यम है, सघन है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, ध्यान देना बस, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, और ए क्या है, ए वायु, वायु कैसा माध्यम है, विरल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। साइन सी बराबर सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा कितनी है, v2, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1। अब यहाँ से विकल्प मैच कराइए, ठीक। यहाँ से देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं, v1 बराबर v2 गुणे 1/sin c, और 1/sin c के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, cosec c। तो v1 बराबर हो जाएगा हमारा v2 cosec c। इस आधार पर हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, इस आधार पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी, ये 2017 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है किसी माध्यम से निर्वात में, किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, ठीक। क्रांतिक कोण कितना है, 30 डिग्री है। माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, माध्यम में हमें प्रकाश की चाल बताना है, ठीक। तो कह रहा है किसी माध्यम से निर्वात में, अर्थात किसी प्रकाश किरण जो है किसी माध्यम से किस में जाती है, निर्वात में। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश सघन से सदैव किस में जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए, ठीक। क्रांतिक कोण जो सी की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 30 डिग्री, सॉरी कितनी है, 30 डिग्री। तो कह रहा है बताइए भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने लिखा है साइन सी बराबर सघन माध्यम, हम चलो जी मान लेते हैं, निर्वात को थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं। तो साइन सी बराबर हम GNA लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था 1n2 बराबर होगा v1/v2, उसी से लिखेंगे। साइन सी बराबर, ध्यान देना GNA क्या है, सघन माध्यम, जी कैसा माध्यम है, सघन। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बटे ए आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, या ए यहाँ किसके बराबर कहा गया, निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो भाई लिख सकते हैं साइन सी के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर हमें सघन माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे दर्शाते हैं, सी। ये सी बटे में इधर आएगा गुणे में, ठीक। सी है प्रकाश की चाल, या लिख दे भैया निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, समझ जाना आप लोग, बराबर सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। तो साइन 30 का मान 1/2, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बराबर
सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको काट दें भाई, 1.5। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, ठीक। थोड़ा सब्र और रखिए, सब्र हमको भी रखना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। जितना हमने पानी पिया नहीं उससे ज़्यादा तो निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ध्यान देना भाई, ये हमारा सघन माध्यम हुआ और ये हमारा विरल माध्यम हुआ। कह रहा है एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से 2 गुना है। ध्यान देना भाई, हम मान लें अगर भाई सघन माध्यम में वेग x हो, सघन माध्यम में वेग कितना मान लें? x, ठीक। सघन माध्यम में कितना वेग माना है? x माना। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर 2 गुणे सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, अर्थात v बराबर 2 गुणे सघन माध्यम में प्रकाश का वेग 2x हो जाएगा, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भाई, यहाँ से जो हम क्रांतिक कोण की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, क्रांतिक कोण से लिखेंगे साइन c बराबर। क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। चलो हम सघन माध्यम मान लेते हैं, हमारा क्या था? g था। क्या था? g। तो GV अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश की चाल x, विरल माध्यम हमने मान लिया VA अर्थात वायु थी जिसमें प्रकाश की चाल कितनी थी? 2x। तो साइन c बराबर हम लिखते हैं GNA, लिखते हैं भाई, उसी तरीके का है। ध्यान देना भाई, साइन c बराबर GNA का मतलब क्या होगा? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल GV बटे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल GA। GA नहीं, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कितना लिखा है भाई? GV, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल हमने कितना लिखा है? VA, सॉरी इसको VG कहते हैं ना। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल को VG और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल को VA। तो ये हो जाएगा साइन c बराबर सघन माध्यम में प्रकाश की चाल x और विरल माध्यम में 2x, x से x कटेगा, साइन c बराबर 1/2। तो साइन c बराबर 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है? 30 डिग्री। तो c बराबर कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री। क्रांतिक कोण हमारा कितना आएगा? 30 डिग्री। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें। पहली शर्त पढ़ी थी कि प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जा रहा है। दूसरी शर्त पढ़ी थी जो आपतन कोण का मान होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और सघन माध्यम विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या 2 गुना है। तो बताइए इस कंडीशन में आपतन कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं भाई जी प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आपतन कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण से सदैव बड़ा होता है। तो क्रांतिक कोण कितना है? 30 डिग्री। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो विकल्प आएगा वो 30 डिग्री से क्या आएगा? बड़ा आएगा। 30 डिग्री से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रकाशिक तंतु जो है, कल पढ़ाया था आपको, प्रकाशिक तंतु निम्न में से प्रकाश के किस गुण का, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक प्रकाशिक तंतु में, ध्यान देना कल पढ़ा है तो आप कर सकते हो। कह रहा है एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर की गई तह का अपवर्तनांक होता है। जैसे ये तंतु हमने माना था कि ये क्वार्टर्ज कांच का होता है। किसका होता है? क्वार्टर्ज कांच का, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.7।
इसके ऊपर जिस पदार्थ का हम लेप लगाते हैं, लेप का अपवर्तनांक सदैव 1 लेप का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, जिसके कारण जो क्रोड होती है, ये प्रकाशिक तंतु की क्रोड जिसका अपवर्तनांक 1.7 लेते हैं, ये हमारी सघन का माध्यम बन जाती है और जो लेप होता है वो क्या बन जाता है विरल माध्यम। तो प्रकाशिक तंतु के लिए बताया गया जो हम क्रोड के ऊपर लेप लगाते हैं उसका जो अपवर्तनांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रोड के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रोड के अपवर्तनांक से कम या तंतु के पदार्थ के अपवर्तनांक के से कम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। एक हमारा समद्विबाहु वो दिया गया है, एक समद्विबाहु प्रिज्म दिया गया है। कैसा प्रिज्म दिया गया है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब समझ रहे हो, ऐसा प्रिज्म जिसके दो कोण आपस में समान है। ये भाई हमारा एक समद्विबाहु प्रिज्म हो गया, ये कोण 90 हो गया, ये हमारा 45 है, ये हमारा 45 है भाई। ठीक, ध्यान देना कैसे बना है इस फिगर में। इस फिगर में एक प्रकाश किरण इस पर लंबवत, ये अभिलंब हो गया। क्या हुआ, अभिलंब हुआ। ठीक, एक प्रकाश किरण आई भाई आधार के समांतर, ऐसे आई सीधे प्रिज्म पर आपतित हुई। आपतित होने के पश्चात वो इस प्रकार परावर्तित हुई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक, कह रहा है चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है, कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। कह रहा है कांच और वायु के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू निकालनी है। भैया ध्यान देना है, क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, देखिए यहाँ से प्रकाश किरण गई है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश जो है विरल माध्यम में ना जाकर पुनः ही सघन माध्यम में लौट आई है। अर्थात यहाँ पर प्रकाश का क्या हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। क्या हुआ है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। ध्यान देना भाई, क्या हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। अब एक बात ध्यान दीजिए भाई, ये समांतर त्रिभुज था तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 का। ये फिर कितना होगा, 45, 45, 90, 45। भाई देखिए 90, 45, 135, ये 45 होगा क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, इसलिए कितना होगा 45 डिग्री। ध्यान देना भाई, ये प्रकाश किरण इस पर लंब थी, क्या थी, लंब थी, तो वो पूरा 45 था, तो ये भी कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। अब एक बात ध्यान देना, इसमें ये पूरा कोण आपका कितना था 90 डिग्री था। अब कंडीशन इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, चित्र कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। देखिए क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है, क्रांतिक कोण का मतलब होता है प्रकाश किरण जो होती इसके समांतर अगर चली जाती, ऐसे आती, ठीक, इस तरीके से अगर प्रकाश किरण आती है ऐसे, तो यहाँ पर जो बनता कोण, ये अभिलंब के साथ 90 बनता, तो यहाँ जो कोण बनता वो कोण कौन सा कोण होता, क्रांतिक कोण होता। लेकिन इस प्रकाश किरण का क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन में क्या होता है, क्रांतिक कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, क्रांतिक कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये क्रांतिक कोण से बड़ा है 45 डिग्री, तभी तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। तो कह रहा है बताइए क्रांतिक कोण कितना होगा, तो इस कंडीशन में जो क्रांतिक कोण होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। 45 डिग्री पर इसका क्या हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। अगर 45 से कम होता तभी तो ये भैया क्या होती, अपवर्तक पृष्ठ के समांतर आती है ना। तो इसका मतलब इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, 45 डिग्री से कम। बात समझ गए होंगे आप। क्रांतिक कोण की परिभाषा पढ़ लिए, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में लौट आती है, अर्थात उसका अपवर्तन न होकर परावर्तन होता है। तो यह घटना हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ से देखिए ये 45 वो 45, तो कह रहा है क्रांतिक कोण का मान होगा 45 डिग्री पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। इसका मतलब जब क्रांतिक कोण का मान 45 से क्या रहा होगा, कम रहा होगा, तब ये कोण 90 बनेगा, अर्थात इसका विकल्प 90 से कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में दिया गया है, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। इसमें क्रांतिक कोण को थीटा सी से दर्शाया गया है। थीटा सी बराबर दिया है tan इनवर्स 3/4। अभी इस प्रकार का प्रश्न बताया है, कह रहा है सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष,
सघन माध्यम का पूर्णांक विरल माध्यम के सापेक्ष अर्थात सघन माध्यम का पूर्णांक विरल माध्यम के सापेक्ष अर्थात ANG की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, आज इस चैप्टर का समापन हुआ। इस चैप्टर के जो आंकिक प्रश्न थे सेम इसी पर आधारित थे। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे आंकिक प्रश्न का तो आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, तो हम उसका आपको सलूशन दे देंगे। कल के वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अवतल गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में करीब करीब 12 या 13 डेरिवेशन है जो हमको पढ़ने हैं, और इनमें से उस चैप्टर का एक डेरिवेशन, एक निगमन हमारे पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।